नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हम फिर एक नए अंक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आज का जो विषय है वो है जैव उर्वरकों का महत्व क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा एक एक्सपर्ट आपके सामने उपस्थित करते हैं और उनसे बहुत सारी चर्चा करते हैं ताकि ये प्रोग्राम अच्छा हो सके और आपको नई से नई जानकारियां मिल सके। किसान भाइयों, जैव उर्वरक बहुत महत्वपूर्ण है और रासायनिक खेती के बजाय जैव उर्वरकों का उपयोग करके हम अपना फसल का उत्पादन तो बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ हम अपनी मिट्टी को भी स्वस्थ रख सकते हैं। बस इसी चर्चा पर विशेषज्ञ हमने उपस्थित किए हुए हैं। डॉक्टर सविता कुमारी हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र देवास से हमारे सामने आई हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। नमस्कार मैम, ये आपने जो बताया जैविक खेती होती है, तो आखिर जैविक खेती है क्या? क्योंकि कई तरह से खेती होती है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। जी मैम, आजकल क्या है, कृषि का जो अपना हम देखते हैं कि रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है हमारी खेती में। और रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ हम अंधाधुंध कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित होता जा रहा है और उसके साथ साथ जो हमारे खेत की मृदा है वो भी कहीं ना कहीं प्रदूषित होती जा रही है। तो उस तारतम्य में हमें जो जैव उर्वरक हैं उनका जो महत्व है वो बहुत ही विशेष महत्व है हमारी खेती में। जी, तो अगर आपने ये बताया विशेष महत्व है, आधुनिक खेती की अगर हम बात करें, अब हमारा किसान थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो गया है, समझदार हो गया है, आधुनिक खेती में जैविक खेती का क्या महत्व है? आधुनिक खेती में क्या है कि जो जैव उर्वरक, हम जो आधुनिक खेती में जैसे रासायनिक उर्वरकों की बात करते हैं कि जो खेती है, खेती की जो मिट्टी है उसके हमारे 3 मुख्य घटक होते हैं, जिसमें एक है मिट्टी का भौतिक गुण, दूसरा है मिट्टी का रासायनिक गुण और तीसरा है जैविक गुण। तो यदि हम जो सारे मिट्टी के घटक हैं उन पे ध्यान देंगे तभी हम जो मृदा स्वास्थ्य है, जो मिट्टी के तीनों गुण हैं, हम उनको बनाए रख सकते हैं। लेकिन अभी हमारे जो किसान भाइयों का क्या है कि जो रुझान है अधिकतर हमारा रासायनिक उर्वरकों पे अधिक रहता है और रासायनिक उर्वरकों के निरंतर प्रयोग से क्या हो रहा है कि दिन ब दिन हमारी जो मृदा है उसका जो भौतिक स्वास्थ्य है, मिट्टी दिन ब दिन कठोर होती जा रही है। कहीं ना कहीं जो कार्बनिक अंश है मिट्टी में वो कम होता जा रहा है, जिसके कारण आप देखते हैं कि जो हमारी मृदा है धीरे धीरे बंजर होती चली जाती है। और हम इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी खेती है वो टिकाऊ खेती नहीं है। हम रासायनिक उर्वरकों के भरोसे 10 साल 5 साल उसमें उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन यदि हम टिकाऊ खेती की बात करते हैं तो उसमें हमें जैव उर्वरकों को, जो हमारी देशी खादों हैं, उनको शामिल करना बहुत ही अति आवश्यक है, जिससे हम खेती को टिकाऊ और जो खेती है उसके स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के साथ टिकाऊ खेती करें तो इसके लिए जैविक उर्वरक बहुत जरूरी हैं। तो जैविक उर्वरक क्या है, इसके बारे में भी बताएं। जैविक उर्वरक क्या है कि ये एक जो आवश्यक उपयोगी जो सूक्ष्म जीव हैं उनका एक संवर्धन है जो बहुत विभिन्न प्रकार के हैं। और इसमें क्या है कि इनके अलग अलग प्रकार होते हैं जो जैव उर्वरक हैं। जैसे फसलवार, इनका अगर हम हमारे किसान भाई परिचित हैं सबसे ज्यादा राइजोबियम। अच्छा। राइजोबियम क्या है कि ये हमारी दलहनी फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी है और ये दलहनी फसल में इसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो इससे हमारी जो मृदा है उसके स्वास्थ्य में भी अच्छा प्रभाव आता है, साथ साथ जो हम उत्पादन ले रहे हैं वो उत्पाद भी गुणवत्तापूर्ण आ रहा है और हमारा जो वातावरण है उसमें भी किसी प्रकार का कोई नुकसान उससे नहीं हो रहा है। तो राइजोबियम जीवाणु हम उपयोग करते हैं दलहनी फसलों में, जैसे मूंग है, उड़द है, चना है, अरहर है। और इसके बाद दूसरा जो चीज आती है हमारा एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर क्या है कि जो हमारी जैसे सब्जी फसलें हैं, गेहूं हैं, हम एजोटोबैक्टर का उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी प्रकार से एजोस्पाइरुलम है, इसको क्या है कि ये जो मोटे अनाज हम उगाते हैं जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, उसमें हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो जीवाणु है जैसे राइजोबियम और एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरुलम, ये सब नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए हैं। अच्छा। क्योंकि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण, क्योंकि अगर हम अपने वातावरण में देखें तो नाइट्रोजन बहुत मात्रा में उपलब्ध है। हम अगर 1 एकड़ खेत के ऊपर जो आयतन की बात करें, जो हवा का आयतन है, उसमें 80,000 टन तक नाइट्रोजन रहती है। लेकिन इसके लिए जब तक उसको रासायनिक या जैविक तरीके से परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक वो हमारे पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए ये जो जीवाणु खाद है ये बहुत ही उपयोगी है। उसके अलावा दूसरा जैसे एजोटोबैक्टर है, ये सब्जी के लिए है ना, और गेहूं के लिए है। उसके साथ साथ एजोस्पाइरुलम जैसे मैंने बताया मोटे अनाज है उनके लिए है।
उसके साथ साथ पीएसवी कल्चर है, जो हम फास्फोरस घोलक जीवाणु जिसको बोलते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के बाद हमारा मुख्य पोषक तत्व है फास्फोरस। फास्फोरस के लिए क्या है कि उसका नेचर, जब हम खेत में फास्फोरस डालते हैं तो उसका बहुत कम भाग, 20% तक जो भाग है वो हमारी फसल ले पाती है, बाकी अघुलनशील अवस्था में वो मिट्टी में पड़ा रहता है। तो हमें उसको घुलनशील बनाने के लिए यदि हम पीएसवी जीवाणु का उपयोग करेंगे, फास्फोरस घोलक जीवाणु का उपयोग करेंगे, तो वो जो हमारी फास्फोरस खेत में है उसकी उपलब्धता को बढ़ाते हैं। इसी तरह से आजकल और भी जो जीवाणु खाद हैं, जैसे पोटास घोलक जीवाणु भी आ गए, जिंक घोलक जीवाणु भी हैं, सल्फर घोलक जीवाणु हैं। तो इन सब जीवाणुओं के प्रयोग से क्या है कि जो हम रासायनिक उर्वरक खेत में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये उनकी उपलब्धता को भी बढ़ाते हैं, जो वो अघुलनशील अवस्था में खेत में पड़े हुए हैं। आपने घुलनशील और अघुलनशील बताए, रासायनिक खेती उर्वरक भी होते हैं, आपने देसी भी उर्वरक होते हैं, और आपने जैविक उर्वरक बताए। इनमें क्या अंतर है, इसको थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। जी, जो रासायनिक उर्वरक क्या है कि ये बहुत कंसंट्रेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यूरिया है, इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है हमारा बहुत कंसंट्रेटेड होगी, इसकी कम मात्रा की हमारे खेती में आवश्यकता होती है। उसके बाद यदि हम देसी खाद की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे सड़ी गोबर की खाद है, या फिर केंचुआ खाद है, जैसे हम वर्मी कंपोस्ट भी बोलते हैं, तो ये क्या है, ये बल्कि सब्सटेंस होते हैं, यानी कि इसकी हमें ज्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार रासायनिक की कम मात्रा की आवश्यकता होती है, और जो देशी खाद है उनकी मात्रा ज्यादा लगती है। लेकिन उसमें क्या है कि अगर हम यूरिया की बात करें तो वो हमें सिर्फ नाइट्रोजन उससे मिल रहा है, लेकिन देशी खाद में अगर हम वर्मी कंपोस्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें सभी सूक्ष्म पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व, और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण कार्बनिक अंश उसमें रहता है, जो ह्यूमस हमारे खेत में बनाने के काम आता है, तो वो भी उसमें उपस्थित रहता है। तो जो देसी खाद है इनकी मात्रा ज्यादा लगती है, ये बल्कि सब्सटेंस होते हैं। और दूसरा चीज कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हमारा जो वातावरण फ्रेंडली है, हमारे वातावरण में उसका कोई नुकसान नहीं है, हमारी मिट्टी में कोई उसका नुकसान नहीं है। जबकि रासायनिक उर्वरक अगर हम असंतुलित प्रयोग करेंगे तो उसका नुकसान है। और उसी प्रकार जो हमारे जैव उर्वरक हैं, जैव उर्वरक क्या है कि ये बहुत प्रकार के उपयोगी जीवाणु हैं, जो हमारे खेत में जीवाणु की संख्या को बढ़ाते हैं निरंतर। तो उसमें क्या है कि हमारे जो खेत में जब जीवाणुओं की ज्यादा संख्या होगी, तो ये हमारे खेत के लिए, हमारे खेत की जो भौतिक गुण है, जैविक गुण है और रासायनिक गुण है, इवन जो हम रासायनिक खाद भी प्रयोग कर रहे हैं, उनकी उपलब्धता को बढ़ाते हैं। यानी हर तरीके से ये बहुत ही मतलब जैविक जो है वो रासायनिक को भी लाभकारी बना लेता है। बिल्कुल। आपने ये लाभकारी वाली जो बात कही है, तो आपने जैव उर्वरकों के तो आपने लाभ बता दिए, प्रकार कौन कौन से हैं ये भी हमारे किसान भाइयों को बताएं। जो जैव उर्वरक है मेनली हमारे क्या है कि जो जैव उर्वरक दो प्रकार से हमारे यहाँ अभी उपलब्ध हैं। जैसे एक तो ठोस जैव उर्वरक आते हैं और एक तरल जैव उर्वरक है। जो ठोस जैव उर्वरक है उनमें क्या रहता है कि उसमें पाउडर आता है, जैसे राइजोबियम का पाउडर आएगा और इसका जो पाउडर है 200 ग्राम का पाउडर रहता है, जो 1 एकड़ खेत के लिए रहता है। तो जो पाउडर है उसको हमारी जो प्रयोग विधि है वो थोड़ा अलग रहती है तरल जैव उर्वरक की तुलना में। तो प्रयोग विधि क्या है इसकी? हाँ, जो ठोस उर्वरक हैं जैव उर्वरक, उनमें क्या करना है कि जो हमारा 200 ग्राम का जो एक पैकेट है 1 एकड़ खेत के लिए, उसके लिए हमें 50 ग्राम गुड़ लेना है और 1 लीटर पानी लेना है। पानी को खूब उबालना है और उसमें गुड़ डालना है और पानी को ठंडा होने देना है। अच्छा, बिल्कुल ठंडा, गर्म पानी में जैव उर्वरक नहीं डालने हैं। ध्यान रखें हमारे किसान भाई, मैम जिस तरीके से बता रही हैं उस विधि का हमें बिल्कुल सही तरीके से पालन करना है, तो उसका लाभ भी सही मिलेगा। जी बिल्कुल। तो जब हम उसको ठंडा कर लेंगे अच्छे से, तो जो पाउडर है उसको अच्छे से उसमें मिश्रित करके फिर जो हमारा 1 एकड़ खेत के लिए आप जो भी फसल लगा रहे हैं, जो भी आपकी बीज की जो मात्रा है उस पे उसका एक हमें लेप चढ़ाना है जी, और लेप चढ़ा के फिर बुवाई करना है। ठीक है। और उसी क्रम में अगर हम तरल उर्वरक की बात करें तो वो तरल उर्वरक हमें तैयार उर्वरक मिलते हैं। उसमें हम जो बीज है किसी प्लास्टिक सीट पे हम ले सकते हैं, सीमेंट के फ्लोर पे ले सकते हैं। थोड़ा साफ सफाई का हमें ध्यान रखना है। और फिर हमें जो 1 एकड़ खेत के लिए हमारा जो लिक्विड है, जो हमारा तरल जैव उर्वरक है, उसकी हम एक परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, ये तो आपने प्रयोग विधि बता दी जी। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। क्या मिट्टी के प्रकार से भी हम अलग अलग कर सकते हैं जैव उर्वरकों का प्रयोग? क्या इसका भी फायदा होता है? जैव उर्वरक का प्रयोग मिट्टी के प्रकार से नहीं, इसका हम फसल के हिसाब से देखते हैं। जो जैव उर्वरक है, जैसे सपोज अगर हमें सब्जी की फसल लगानी है तो हमें उसको एजोटोबैक्टर से उपचारित करना है, न कि राइजोबियम से। अगर हमें दलहन लगाना है तो उसको राइजोबियम से करना है। तो हमें फसल के हिसाब से जो जैव उर्वरक है उनका इस्तेमाल करना है। और उसके साथ साथ जो हम जैव उर्वरक इस्तेमाल कर रहे हैं, सपोज अगर हम सोयाबीन की फसल में ले रहे हैं तो जो राइजोबियम है तो उसमें राइजोबियम जेपोनिकम यूज करेंगे। ये इस तरह से अगर हमें दूसरा कोई दलहन है उसके लिए अगर हम राइजोबियम यूज कर रहे हैं तो उसकी स्पीसीज दूसरा होगी। यानी कि इसका जो फसल के अनुसार इसका हम देखते हैं कि किस फसल में हमें देना है। और हमारे किसान भाई आसानी से उसकी जो बोतल है पैकेट पे लिखा रहता है कि ये किस फसल के लिए है और हमें उसी फसल में इस्तेमाल करेंगे तो हमें अच्छा रहेगा। बाकी किसी और में अगर हमारे किसान भाई गलती से करते हैं इसका नुकसान तो कोई नहीं है, लेकिन अगर हमें वो फायदा नहीं मिल पाएगा जो हमें चाहिए। मैम, किसान भाई जो हमारे हैं ये भी जानना चाहते होंगे कि जो समन्वित खेती करते हैं और जो केवल ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, तो क्या इन लोग भी अलग अलग तरीके से इसको उपयोग करें? इसके बारे में थोड़ा अंतर बता दीजिए। समन्वित खेती में क्या है कि अगर समन्वित खेती हमारा एक समन्वय है, इंटीग्रेशन है, इसमें हमें क्या करना है कि रासायनिक उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करना है जो उसकी अनुशंसा है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ हमें उसमें देशी खादों का समावेश करना है और जो जैव उर्वरक है उनका भी समावेश करना है। यानी इसका जो समन्वय जब सभी चीजों का होगा तो हमारा जो खेती है, जो हमारा उत्पाद है, वो उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी, उत्पादन अच्छा होगा और हमारा खेत भी टिकाऊ होगा। उसके साथ साथ हमारे किसान भाई अगर ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए जैव उर्वरक बहुत ही अच्छा विकल्प है। क्योंकि ऑर्गेनिक खेती भी एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कितनी बीमारियां दिन ब दिन फैलती जा रही हैं और बहुत सारी डेफिशिएंसी भी होती जा रही है। हमारी मृदा में कहीं ना कहीं पोषक तत्वों का स्तर कम होता जा रहा है। तो उसके लिए अगर हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती भी बहुत अच्छा लाभ का धंधा है। जैसे अभी हमारा एक देश का सिक्किम स्टेट है वो तो कंप्लीट ऑर्गेनिक हो गया है, तो हम ऑर्गेनिक की तरफ भी जा सकते हैं। और मैं अपने किसान भाइयों को ये कहना चाहूंगी, यदि आपके पास 5 बीघे खेत है या 6 बीघे खेत है तो उसका एक भाग ऑर्गेनिक खेती की तरफ लेके जाएं। अगर आपके पास पूरा प्रॉपर साधन नहीं है तो 1 बीघे में ऑर्गेनिक खेती अपनाएं। ऑर्गेनिक खेती में देशी खादों का समावेश करें, वर्मी कंपोस्ट है, अपना सड़ी गोबर की खाद है और हरी खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा साधन है खेत में कार्बनिक अंश को बढ़ाने के लिए और उसमें जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाने के लिए। आपने हरी खाद की चर्चा की है, मैम किसान भाइयों को थोड़ा हरी खाद के बारे में भी और जानकारी। हरी खाद में क्या है कि हम जैसे 2 तरीके से हम हरी खाद का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो हरी खाद जैसे कोई खेत अगर बंजर है या जमीन बेकार है और हमें उसको उपजाऊ बनाना है तो हम किसी दूसरे खेत में हरी खाद उगा सकते हैं। हरी खाद में जैसे सिसवानिया है या ढेंचा है, सनई है, लोबिया है या हरी मूंग है, इनको उगा के हम दूसरे खेत से वहाँ से उगा के जब वो पूरा हरा भरा रहे, जब हमारी फसल पूरा एक हरे भरे उसमें आ जाए एक स्टेज पे, तो उसकी कटाई करके और हम जिस खेत को हमें सुधारना है उस खेत में लाके और उसको उसमें रोटावेटर की सहायता से उसमें मिला सकते हैं जी। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि जिस खेत में हम अपना खेती कर रहे हैं उसी में हरी खाद उगा दें और उगाने के बाद उसी खेत में मिला दें। तो इस प्रकार से हम जो खेत है उसकी उपजाऊ शक्ति को
अच्छा बढ़ा कर सकते हैं। बढ़ा सकते हैं। अगर मैम हमारे कोई किसान भाई हैं वो पूर्णतः ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, तो ऐसे किसान भाइयों के लिए आप क्या सलाह देंगे? क्योंकि अभी तक तो वो रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे थे, उसका प्रभाव कम होने में कितना समय लगेगा? क्या ऑर्गेनिक खेती जो है उन्हें कितना लाभ देगी? इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। ऑर्गेनिक खेती जो हमारे किसान भाई करना चाहते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती बहुत ही अच्छा एक विकल्प है। और ऑर्गेनिक खेती में क्या है कि हमारे किसान भाई कई बार हतोत्साहित हो जाते हैं जो उत्पादन में, कि उन्हें लगता है कि लगती है उन्हें। हाँ, उन्हें लगता है कि हम कहीं घाटे में जा रहे हैं या हमारा जो उत्पादन है वो उतना नहीं आ पा रहा है। तो मैं किसान भाइयों से ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो ऑर्गेनिक खेती है वो शुरुआत में हो सकता है कि आपको लगे कि उत्पादन कम आ रहा है, लेकिन जब आपका खेत ऑर्गेनिक खेती के लिए तैयार हो जाएगा तो आपको उत्पादन अधिक मिलेगा। और उसके साथ साथ अगर हमारे किसान भाई जो अपना ऑर्गेनिक उत्पाद है उसकी मार्केटिंग खुद करें, उसको डबल दाम में वो सेल कर सकते हैं और उसकी मार्केट में डिमांड है जी, तो ऑर्गेनिक खेती बहुत ही अच्छा विकल्प है। और सबसे अच्छी चीज है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो बहुत ही गुणवत्ता युक्त ऑर्गेनिक खेती में आता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक विकल्प है, जिसके साथ साथ हम जैव उर्वरक हैं, वर्मी कंपोस्ट है, FIM है, पोल्ट्री खाद है, इन सब खादों का प्रयोग खेत में कर सकते हैं। और साथ साथ जो अपना देशी कीटनाशक हैं जैसे नीम ऑयल है, इस तरह का इस्तेमाल उसमें किया जा सकता है। और इसमें जो विषैले हम जो केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हमारा जो जल स्तर है वो भी प्रदूषित हो रहा है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है, हमारा जो खाद्यान्न है वो भी कहीं ना कहीं फूड चेन के माध्यम से मानव स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा होलिस्टिक अप्रोच है जी। जैव उर्वरकों के हम महत्व के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम जैव उर्वरकों का लगातार उपयोग कर रहे हैं तो मिट्टी में कितना सुधार होता है, इसके बारे में बताएं। क्योंकि आप लोग फील्ड वर्क करते हैं, आप लोग एक अनुभव होगा, देखते होंगे आप, तो उसके बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। जी, अगर हम निरंतर जैव उर्वरकों का अपनी मिट्टी में प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होगा कि एक तो कार्बनिक अंश बढ़ेगा जी, तो हमारी जो खेत है उसमें पोलापन आएगा, जिसे कहते हैं ना कि उसमें हवा का आवागमन बहुत अच्छा भुरभुरी होगी, भुरभुरी होगी हमारी खेती। दूसरा क्या है कि उसकी जल धारण क्षमता बहुत अच्छी होगी। जी, जी। और जल धारण क्षमता अच्छी होगी तो उसमें जो हमारी मिट्टी है उसको पानी को पकड़ने की जो क्षमता होगी, उससे क्या है कि हमारा ड्राई स्पेल आने पे भी, पानी की कमी की स्थिति में भी हमारा जो खेत है उसमें हमें नमी प्रॉपर मिल सकती है। जी, बिल्कुल। उसके साथ साथ कार्बनिक अंश हमारे खेत में अच्छा होगा जी। और कार्बनिक अंश खेत में अच्छा होगा तो जो भी हम रासायनिक खादें खेत में इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी फसल अधिक उसको इस्तेमाल कर सकती है। जिस प्रकार से मैंने बताया कि फास्फोरस है, अगर हमने फास्फोरस खेत में देते हैं तो उसका 80% भाग अघुलनशील हो जाता है, लेकिन अगर उसमें जैव उर्वरकों का हम निरंतर इस्तेमाल करेंगे तो 35 से 40% उसमें और जो अपना जैव उर्वरक की सहायता से जो हमारा तत्व है वो हमारे पौधों को मिल जाएगा। उसके साथ साथ हमारे जो मिट्टी के स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, हमारी जो फसल है उसकी गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं हमारा जो खेत है वो टिकाऊ होगा, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको एक उपजाऊ खेत दे सकते हैं। और उसके साथ साथ एक फायदा है कि हमारा जो उत्पादन है वो 15 से 20% तक बढ़ जाता है। अगर हम जैविक चीज़ों में जाते हैं तो 15 से 20% बढ़ जाता है। और एक रिसर्च के अनुसार तो यदि हम ऑर्गेनिक या जैव उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं तो यदि हमने 1 रुपया खर्चा किया है तो हमें 8 से 9 रुपए का फायदा हो जाता है, जबकि रासायनिक उर्वरक में अगर हम 1 रुपया खर्चा करते हैं तो उसमें हमें 1.5 से 2 रुपए ही मिल पाते हैं। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि अगर हम जैव उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो हमें बचत होती है, समय की भी होगी, पैसों की भी होगी और उत्पादन जो है वो बहुत बेहतर होगा, स्वास्थ्य वर्धक होगा। आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अगले अंक में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए अनुमति, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। खरीफ उत्पादन 14.45 करोड़ टन होने की उम्मीद, कृषि मशीनीकरण के लिए पोर्टल, कपास में कीट नियंत्रण और KVK ने किया वृक्षारोपण। और अब खबरें विस्तार से। इस साल देश भर में मानसूनी बारिश सामान्य से अधिक होने से खरीफ फसलें बेहतर स्थिति में हैं। देश की अर्थव्यवस्था के लिए ग्रामीण भारत से यह राहत भरी खबर है।
कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए खरीफ फसल उत्पादन अनुमान से पता चलता है कि चालू खरीफ सीजन 2020-21 में खरीफ फसल उत्पादन रिकॉर्ड 14.45 करोड़ टन से अधिक होने की संभावना है। यह पिछले 5 साल के औसत उत्पादन 98.3 लाख टन अधिक होगा। खरीफ अग्रिम अनुमानों के अनुसार धान का इस साल का रिकॉर्ड 10.23 करोड़ टन उत्पादन की उम्मीद है, जो पिछले 5 वर्षों के औसत उत्पादन 9.56 करोड़ टन से 67 लाख टन अधिक है। इसके अलावा तिलहन का उत्पादन भी बढ़ने की उम्मीद है। तिलहनी फसल मूंगफली के भी रिकॉर्ड 95.4 लाख टन उत्पादन की संभावना है। इस वर्ष खरीफ की ज्यादातर फसलों का उत्पादन सामान्य से अधिक होने की संभावना है। कृषि मशीनीकरण के लिए पोर्टल। केंद्रीकृत कृषि मशीनीकरण परीक्षण पोर्टल, सेंट्रलाइज्ड फार्म मशीनरी परफॉर्मेंस टेस्टिंग पोर्टल कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा कृषि मशीनीकरण परीक्षण और मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए एक कदम के रूप में विकसित किया गया है। यह पोर्टल निर्बाध तरीके से उनकी मशीनों के परीक्षण के प्रगति के लिए आवेदन करने, संप्रेषण और निगरानी करने में विनिर्माताओं को सुविधा प्रदान करेगा, क्योंकि इस पर किसी भी डिवाइस से आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह संगठन के भीतर एकीकृत तरीके से समेकित प्रबंधन की संभावना प्रदान करता है और इस प्रकार परीक्षण संस्थानों की दक्षता में सुधार लाने में मदद करेगा, जिससे विभिन्न कृषि मशीनों और उपकरणों के परीक्षण समय को कम किया जा सकता है। कृषि मशीनीकरण कृषि कार्य को कार्यक्षम एवं लाभकारी बनाने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। यह फसल उत्पादन प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इनपुट की कार्यक्षमता और अप्रत्यक्ष इनपुट की कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ विभिन्न कृषि कार्यों से जुड़े कठिन परिश्रम को कम करता है। कपास में कीट नियंत्रण। कपास में सफेद मक्खी, थ्रिप्स एवं हरे तेले का मुख्य रूप से प्रकोप होता है। तीनों में से किसी भी कीट का गंभीर प्रकोप हो सकता है, परंतु प्रायः तीनों कीटों का एक साथ गंभीर प्रकोप नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक कीट के गंभीर प्रकोप हो सकते हैं। गंभीर प्रकोप के लिए अलग अलग तापक्रम एवं आर्द्रता की जरूरत होती है, अतः जिस कीट पर सबसे अधिक प्रकोप हो उसके नियंत्रण के उपाय के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। आर्थिक हानि स्तर ETL आने पर कीटनाशकों का स्प्रे आर्थिक हानि स्तर देखने के लिए सुबह 9 बजे से पहले पौधों के ऊपर के 3 पत्तियों, छोटी नई पत्तियों को छोड़ करके नीचे सफेद मक्खी की संख्या की गिनती करनी चाहिए। यदि 3 पत्तियों की निचली सतह पर औसतन 8 से 12 वयस्क बड़ी सफेद मक्खी के प्रभावित पौधे पर शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ या काली फफूंद दिखाई दे तो स्प्रे करना चाहिए। सफेद मक्खी से प्रभावित पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं। नीम कीटनाशक 300 ppm ऑयल बेस की 500 मिलीलीटर मात्रा 100 लीटर पानी में स्प्रे बनाकर छिड़काव करें। इसके लिए कीटनाशक को पहले एक बाल्टी में डालकर ऊपर से कुछ पानी डालकर अच्छी तरह घोल तैयार करके ड्रम में मिलाएं। नीम आधारित कीटनाशक कीटों की वृद्धि को रोकने तथा बड़ी उड़ती हुई मक्खी को पौधों पर बैठने से रोकता है। इनके प्रयोग से कीटों में रासायनिक कीटनाशकों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न नहीं होती है, जिसके कारण रासायनिक कीटनाशकों की कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। चूंकि नीम आधारित कीटनाशक एक जैविक कीटनाशक होने के कारण इसको रासायनिक कीटनाशकों के साथ मिलाया जा सकता है, परंतु साथ में मिलाने की स्थिति में 250 मिलीलीटर नीम आधारित कीटनाशक 100 लीटर घोल में मिलाएं। KVK ने किया वृक्षारोपण। कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ में राष्ट्रीय पोषण माह 2020 के अंतर्गत वृक्षारोपण, स्वच्छता एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं वाटिका के विकास हेतु रबी मौसम की 100 मिश्रित सब्जियों के पैकेट आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं कृषक महिलाओं के लिए उपलब्ध कराई गई, जिनका कार्यक्रम के दौरान वितरण किया गया। और प्रशिक्षण में डॉक्टर SK सिंह द्वारा पोषण वाटिका में ली जाने वाली सभी सब्जियों की उन्नत तकनीक पर व्याख्यान दिया गया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र के परिसर में 175 पौधे, मुनगा 50 पौधे, बांस 25 पौधे, नींबू 5 पौधे, ड्रैगन फ्रूट 10 पौधे, पपीता 50 पौधे आदि का वैज्ञानिकों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। साथ ही स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कार्यालय परिसर की साफ सफाई कर आम नागरिकों को भी स्वच्छता का संदेश दिया गया और गंदगी से फैलने वाली बीमारियों के बारे में भी जानकारी दी गई। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। आप देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। Thank you.